तो दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की जो नई वनडे टीम आई है, अगर कोई इसे सिर्फ एक 15 नामों की लिस्ट समझ रहा है तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से भविष्य का पहला ड्राफ्ट है। बिल्कुल, 2027 वर्ल्ड कप का। हाँ, और इस ड्राफ्ट के लिए लगता है कुछ पुरानी दीवारों को गिराया गया है, कुछ बड़े नाम बाहर हैं, किसी को अचानक कप्तानी मिल गई और ऊपर से गिल और श्रेयस की चोटों ने तो इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक टीम सिलेक्शन नहीं है, ये एक इरादा है। चयनकर्ताओं का इरादा साफ दिख रहा है कि वो अब भविष्य की तरफ देख रहे हैं और इसके लिए कुछ कड़े फैसले, कुछ चौंकाने वाले फैसले लेने से भी वो हिचक नहीं रहे। तो आज हम इसी इरादे को, इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे सोच क्या है और ये भारतीय क्रिकेट को किस दिशा में ले जा रहा है। चलिए तो फिर सबसे बड़ी सुर्खी से शुरू करते हैं। लीडरशिप। केएल राहुल कप्तान है और टीम में रोहित शर्मा भी है। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। क्या ये मान लें कि वनडे में रोहित की कप्तानी का चैप्टर अब क्लोज हो रहा है? देखिए, इसे सिर्फ एक बदलाव कहना मतलब बहुत सिंपल होगा, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। अच्छा। हाँ, टीम मैनेजमेंट अब स्पेशलिस्ट कप्तानों से आगे बढ़कर एक ऐसे मॉडल पर जा रही है जहां कप्तान किसी भी रोल में फिट हो सके। आप राहुल का करियर ही देख लीजिए, उन्होंने ओपनिंग की है, मिडिल ऑर्डर में खेला है, विकेट कीपिंग की है और अब कप्तानी। सही बात है। तो भविष्य का कप्तान एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा होगा, जो जरूरत के हिसाब से कोई भी रोल निभा ले, सिर्फ मैदान पर फील्ड सेट करने वाला नहीं। लेकिन ये जो भविष्य की तैयारी वाली बात है, क्या ये थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब रोहित शर्मा, वो अभी भी आपके सबसे इनफॉर्म बल्लेबाजों में से एक है। वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, कोई शक नहीं उसमें। तो कहीं हम भविष्य के चक्कर में अपना आज तो नहीं खराब कर रहे? क्या एक इनफॉर्म रोहित की कप्तानी इस दौरे पर टीम के लिए बेहतर नहीं होती? ये सवाल तो बनता है और कोई ये नहीं कह रहा कि रोहित अब अच्छे कप्तान नहीं रहे, लेकिन चयनकर्ता 4 साल आगे का सोच रहे हैं। वो एक ऐसा लीडरशिप ग्रुप बनाना चाहते हैं जो सिर्फ 1-2 सीनियर खिलाड़ियों पर निर्भर न हो। इस दौरे पर रोहित का रोल शायद एक मेंटर का होगा, मैदान पर एक तरह से प्लेयर कोच का, जो राहुल को गाइड करेंगे और इससे रोहित को भी अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने का मौका मिलेगा, बिना कप्तानी के दबाव के। अच्छा। तो हाँ, जोखिम तो है, पर शायद लंबी रेस के लिए जरूरी भी है। लंबी रेस की बात हुई है तो इस रेस से कुछ खिलाड़ियों को बाहर भी किया गया है। अब आते हैं उस नाम पर जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तो तूफान आ गया है। और सच कहूं तो मुझे भी ये समझ नहीं आया। संजू सैमसन। हाँ, ये समझना मुश्किल है। यहाँ हुआ क्या है? उनके आंकड़े देखिए, वनडे में लगभग 56 का औसत, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, और वो भी दक्षिण अफ्रीका में। वही तो सबसे बड़ी बात तो यही है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं की धरती पर पिछले वनडे में शतक बनाया था उन्होंने, उसके बाद भी वो टीम में नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा फैसला है जिसे आप सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझ सकते। अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो संजू सैमसन का टीम में ना होना किसी मजाक से कम नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन चयनकर्ताओं के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा है। हो सकता है ये परफॉर्मेंस के बारे में है ही नहीं, बल्कि एक खास रोल के बारे में है। क्या मतलब? कैसा रोल? वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, टीम को वही तो चाहिए। हाँ, लेकिन शायद चयनकर्ताओं ने उस रोल के लिए अपनी पसंद वो तय कर ली है। उनकी नजर में ऋषभ पंत वो आक्रामक बल्लेबाज है जो मैच पलट सकते हैं। ध्रुव जुरेल को वो एक फिनिशर की तरह देख रहे हैं। और केएल राहुल तो है ही। तो ऐसे में हो सकता है कि संजू अपने शानदार आंकड़ों के बावजूद उस खास खांचे में फिट नहीं हो रहे जो टीम मैनेजमेंट ने बनाया है। लेकिन ये तो बहुत कड़ा संदेश है कि सिर्फ रन बनाना काफी नहीं है, आपको मैनेजमेंट के प्लान में भी फिट होना पड़ेगा। तो फिर सिलेक्शन का पैमाना क्या है? अगर ऐसा प्रदर्शन भी काफी नहीं है तो एक खिलाड़ी को और क्या करना होगा? खैर, संजू का मुद्दा हमें सीधे विकेट कीपिंग की पहेली पर ले आता है। टीम में अब ऋषभ पंत है, केएल राहुल है और ध्रुव जुरेल भी हैं। ये तो बहुत भीड़ हो गई। प्लेइंग 11 में ये सब कैसे फिट होगा? यहाँ पर जो सबसे संभावित समीकरण दिख रहा है वो ये है कि ऋषभ पंत कीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और केएल राहुल एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इससे टीम की बल्लेबाजी को जबरदस्त गहराई मिलती है। राहुल जो आप कप्तान भी हैं, वो कीपिंग की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी से मुक्त होकर सिर्फ अपनी बैटिंग और कप्तानी पर ध्यान दे सकते हैं। और ध्रुव जुरेल इस सेटअप में एक अप्रेंटिस की तरह होंगे, उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। और राहुल के सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे खेलने से मध्यक्रम और मजबूत होगा। और मध्यक्रम की बात चली है तो यहाँ तो एक अलग ही म्यूजिकल चेयर चल रहा है। एक तरफ जडेजा की वापसी हुई है और दूसरी तरफ अक्षर पटेल बाहर हैं। हाँ, ये क्या समीकरण है? देखिए, जडेजा बनाम अक्षर की बहस तो पुरानी है। दोनों लगभग एक जैसे खिलाड़ी हैं और टीम में जगह एक की ही बनती है। जडेजा का अनुभव और दबाव में बेहतर बल्लेबाजी करने की जो काबिलियत है, शायद वो उन्हें थोड़ी बढ़त देती है। लेकिन इस बदलाव को हमें एक बड़ी तस्वीर में देखना होगा और वो तस्वीर है नंबर 4 की खाली जगह, श्रेयस अय्यर की चोट की वजह से। हाँ, भारत की पहेली, नंबर 4 पर कौन? तो इस दौरे पे कौन-कौन है दावेदार? देखिए, 3 मुख्य उम्मीदवार हैं। पहले और सबसे प्रबल दावेदार है तिलक वर्मा। वो एक नेचुरल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर हैं और उन्हें इसी रोल के लिए तैयार किया गया है। ठीक है। दूसरी पसंद हो सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने हाल ही में इंडिया ए के लिए दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है। हाँ, वो तो बहुत अच्छी फॉर्म में है। लेकिन वो एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं। उन्हें नंबर 4 पर खिलाना एक तरह का जुगाड़ होगा। और तीसरे विकल्प है ऋषभ पंत, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। अच्छा। उन्हें एक फ्लोटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जल्दी विकेट गिरे तो पारी संभाल सकते हैं और अगर आखिर में तेजी से रन बनाने हो तो उन्हें ऊपर भेजा जा सकता है। तो पहली पसंद तिलक वर्मा ही है। मेरे हिसाब से तो तिलक वर्मा ही होनी चाहिए क्योंकि वो उस पोजीशन के स्पेशलिस्ट हैं। तो तिलक का पलड़ा भारी है, लेकिन ऋतुराज के लिए ये थोड़ी नाइंसाफी नहीं है? उसी देश में रन बनाने के बाद भी शायद उन्हें बाहर बैठना पड़े। बिल्कुल, और यही भारतीय क्रिकेट की सच्चाई है। टॉप ऑर्डर में इतनी भीड़ है, रोहित, यशस्वी, विराट, गिल कि ऋतुराज जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी के लिए भी जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। ये दिखाता है कि टीम में जगह के लिए सिर्फ टैलेंट और फॉर्म ही नहीं बल्कि सही समय पर सही जगह का खाली होना भी जरूरी है। चलिए बल्लेबाजी से आगे बढ़ते हैं। अगर बल्लेबाजी में कुछ पुराने ढांचे को नया रूप दिया जा रहा है तो गेंदबाजी में तो पूरी की पूरी इमारत ही नहीं खड़ी की जा रही है। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक कंप्लीट फैक्ट्री रीसेट जैसा लग रहा है। पहले यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। निश्चित रूप से रोहित और गिल की मौजूदगी में उन्हें अपनी जगह पक्की करनी है। ये सीरीज उन्हें साबित करने का मौका देगी कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। और सिर्फ जायसवाल ही नहीं, अगर आप पूरे गेंदबाजी आक्रमण को देखें तो वो एक स्टार्टअप जैसा लग रहा है। स्टार्टअप? हाँ, चयनकर्ताओं ने कुछ हाई पोटेंशियल टैलेंट में इन्वेस्ट किया है।
ये देखने के लिए कि कौन सा आइडिया आगे बढ़ सकता है और 2027 तक एक यूनिकॉर्न बन सकता है। रिस्क बहुत है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो इस स्टार्टअप में कौन कौन शामिल है? बुमराह और सिराज को आराम दिया गया है। टीम में अर्शदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा है और हर्षित राणा जैसा एक नया नाम है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यही गेंदबाज क्यों चुने गए? ये सिर्फ नए नाम नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये हॉर्स फॉर कोर्सेज वाली पॉलिसी है। अच्छा, की पिचों पर उछाल मिलता है और प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा दोनों ही हिट द डेक गेंदबाज हैं। अपनी हाइट का फायदा उठाकर बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और अर्शदीप का लेफ्ट आर्म एंगल और स्विंग कराने की काबिलियत उन्हें खतरनाक बनाती है। तो ये सिर्फ युवाओं को मौका देना नहीं, बल्कि सही हालात के लिए सही खिलाड़ी चुनने की कोशिश है। ये दिलचस्प है। लेकिन इस पूरी युवा ब्रिगेड के बीच एक बड़ा नाम पूरी तरह से गायब है, मोहम्मद शमी। हाँ, वर्ल्ड कप के हीरो। तो क्या अब उन्हें वनडे की योजनाओं से बाहर माना जा रहा है? और आपका ये सवाल हमें सीधे इस ब्लूप्रिंट के उन पन्नों पर ले जाता है जो अभी भी खाली हैं। शमी का ना होना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और यहीं से कुछ और अनसुलझे सवाल निकलते हैं। चलिए उन सवालों को भी खंगालते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल तो हार्दिक पांड्या की जगह है। टीम में एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जो कमी है वो साफ दिख रही है। क्या नीतीश रेड्डी, जिन्हें टीम में चुना गया है, सच में इस समस्या का समाधान हो सकते हैं? देखिए, नीतीश रेड्डी एक बहुत ही रोमांचक प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं। वो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनमें हार्दिक जैसा एक्स फैक्टर है? हार्दिक आपको 140 की रफ्तार से गेंदबाजी और मैच जिताओ फिनिशिंग दोनों देते हैं। ये एक बहुत ही रेयर पैकेज है। नीतीश एक उपयोगी खिलाड़ी है, लेकिन वो हार्दिक के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। शायद टीम मैनेजमेंट अब एक अलग तरह के संतुलन की तलाश में है। और दूसरे सवाल, जैसे कि सीनियर गेंदबाजों को बार बार आराम देना, क्या ये सच में वर्कलोड मैनेजमेंट है या उन्हें धीरे धीरे बाहर करने का तरीका? सही सवाल है। और जडेजा की वापसी, क्या वो 2027 की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है या फिर ये सिर्फ एक सीरीज के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी को वापस लाने का फैसला है? ये सभी बहुत जरूरी सवाल हैं और सच तो ये है कि इसका जवाब शायद अभी चयनकर्ताओं के पास भी नहीं है। ये दौरा इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक प्रयोग की तरह है। अच्छा, वो देखना चाहते हैं कि ये युवा गेंदबाज दबाव में कैसा खेलते हैं, नीतीश रेड्डी इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं और जडेजा इस नई टीम में कैसे फिट होते हैं। ये ब्लूप्रिंट अभी बन रहा है और इसके कुछ हिस्से इस सीरीज के नतीजों के आधार पर लिखे जाएंगे। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। इसका एक नया स्विस आर्मी नाइफ जैसा आर्किटेक्ट है केएल राहुल। इस ब्लूप्रिंट के लिए संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की विवादास्पद कुर्बानी दी जा रही है। मध्यक्रम अभी भी बन रहा है और गेंदबाजी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। जी, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टीम में कौन है और कौन नहीं। असली सवाल यह है कि क्या ये तरीका जिसमें लगातार इतने बदलाव हो रहे हैं और अक्षर पटेल या संजू सैमसन जैसे मामलों में कोई साफ सफाई नहीं दिखती, क्या ये 2027 वर्ल्ड कप जैसे एक बड़े लक्ष्य के लिए एक मजबूत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरी टीम बनाने का सबसे असरदार तरीका है, या फिर एक कामयाब ब्लूप्रिंट बनाने के लिए एक ज्यादा स्थिर नींव की जरूरत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।